ठीक है, तो ये स्टार्टिंग विद जून 23 का सेक्शन बी। बाकी हम पूरा पेपर ये कर चुके हैं। सही है, हमारा सिर्फ सेक्शन बी रहता था, तो वो मैं करवा रहा हूँ अभी। मई जून 2023, पेपर 2, वेरिएंट। सेक्शन बी है, तो सेक्शन बी का मतलब माइक्रो होता है। सही है। कोई एक बंच आपने सेलेक्ट करना है पार्ट ए बी का, तो ये आपको और वाला सिनेरियो चल रहा है। क्या क्वेश्चन सेलेक्ट करना चाहिए वैसे एक स्टूडेंट को यहाँ पे? कंपेयर टू क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 2 जो है वो ज्यादा आसान है। क्वेश्चन 2 जो है वो ज्यादा आसान है अगर हम इसको क्वेश्चन 3 से कंपेयर करें। तो क्वेश्चन 2 आपकी सिलेक्शन होनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर इसका हम पार्ट बी देखें ना, तो पार्ट बी ज्यादा सिंपल है, और पार्ट है तो वैसे ही आसान होते हैं। ये वाला भी आसान है, ये वाला भी आसान है। सही है। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पर मैं डायरेक्ट इसका सेक्शन बी स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन 2 का पार्ट है। सही है। अब अब क्वेश्चन 2 के पार्ट ए में देखो इसने क्या बोला हुआ है। वही एलिमेंट्स है AO1 AO2 AO3, तीन स्टेप्स हम सवाल करेंगे। विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, ब्रैकेट में एस लिखा हुआ है, मल्टीपल डायग्राम्स की हिंट दे रहा है कि बनानी है। एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय अ कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। ठीक है, ये सबसे पहला स्टेप है हमारा, हम फर्क बता देंगे, बहुत सिंपल सी बात है ग्राफ के थ्रू। कंसिडर वेदर अ राइज इन द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ हायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लाइकली टू ऑलवेज रिड्यूस कंज्यूमर सरप्लस। तो एक बात तो क्लियर है कि कंज्यूमर सरप्लस तो ऑलवेज रिड्यूस होगा। कितने से होगा ये किस पे डिपेंड करता है? कितने से होगा ये किस पे डिपेंड करता है? पीईडी पे डिपेंड करता है, क्योंकि कंज्यूमर सर्विस का पूरा टॉपिक पीईडी से लिंक्ड है। तो कंज्यूमर सर्विस इज डिपेंडेंट ऑन पीईडी, इस चीज को याद रखना। सही है। ये ब्रैकेट में इसलिए लिखता है क्योंकि ये चाहता है कि बच्चा मल्टीपल डायग्राम बनाए। बना सकते हैं मल्टीपल डायग्राम, वैसे तो इसने डायग्राम लिखा हुआ है, ब्रैकेट में इससे लिखा हुआ है मल्टीपल डायग्राम बनाओ। पर हमारे लिए ये कोई इंपॉर्टेंस नहीं लगता है, ये लिखे या ना लिखे हम फिर भी बनाएंगे। ठीक है, तो आप इस चीज को ना देखा करो, आपको बनानी है डायग्राम किसी भी हाल में। हर सवाल में बनेगी। बहुत रेयर क्वेश्चन से जानी बनती, वो आपको ऑलरेडी पॉइंट तक पता है। मैं इसकी भी समरी दूंगा आपको। अब देखो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करोगे कि एक स्टूडेंट को चाहिए कि अपना आंसर जो यहाँ पर वो स्टार्ट करेगा ना, वो कंज्यूमर सरप्लस की डेफिनेशन से करेगा और प्रोड्यूसर सरप्लस की डेफिनेशन से करेगा। तो मेरा सबसे पहला स्टेप यहाँ पर कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस को जो है वो डिफाइन करने का होगा। सही है। दोनों की डेफिनेशंस मैं आपके सामने यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि याद आते हैं। जैसे कंज्यूमर सरप्लस की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज द डिफरेंस। आसान डेफिनेशन है तभी लिख रहा हूँ, बहुत बेसिक है, गलती नहीं होनी चाहिए इसमें। सही है। इट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस a consumer is willing to pay for a product and its market price. Right, so difference between price you want to pay and what you actually pay, तो difference है दोनों। फिर उसके बाद आपने प्रोड्यूसर सरप्लस डिफाइन करना है। प्रोड्यूसर सरप्लस की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज द डिफरेंस। अच्छा, अब ये जनरल डेफिनेशन है। आपको एक चीज याद है, मैंने आपको ग्राफिकल और जनरल डेफिनेशन अलग सिखाई थी। इट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस अ प्रोड्यूसर इज विलिंग टू एक्सेप्ट एंड व्हाट इट इज एक्चुअली पेड। सही है। ग्राफिकली अगर देखें तो कैसे बनता है? एक एक्समैन बनाना, एक एक्समैन में वाई एक्सेस पे टच करना जरूरी है दोनों कर्व्स को, क्योंकि जब भी कंज्यूमर सरप्लस प्रोड्यूसर सरप्लस की गेम होती है ना, तो वाई एक्सेस से टच करना लाजमी हो जाता है। हम तो वैसे ही हर डायग्राम को टच करते हैं, तो हमारी तो आदत है। तो यहाँ सप्लाई लिखा है, यहाँ डिमांड लिखा। स्पेशली यहाँ पर आपने पॉइंट ए और पॉइंट बी लिखना है, क्योंकि आपको उसको एरियाज बताने पड़ेंगे। ओरिजिन लिख दिया, ये आपकी आ गई प्राइस, और ये आपकी आ गई क्वांटिटी। सही है। तो आपने यहाँ पर लिख दिया पी क्यू इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, ऊपर वाला ट्रायंगल कंज्यूमर सरप्लस है, नीचे वाला ट्रायंगल प्रोड्यूसर सरप्लस है। ठीक है। तो आप उसको पेपर में एरियाज कैसे बताओगे? कंज्यूमर सरप्लस इज PAE, वाइल प्रोड्यूसर सरप्लस इज PBE। अच्छा, ग्राफिकल डेफिनेशन इसकी क्या होती है? कंज्यूमर सरप्लस इज द एरिया बिलो द डिमांड कर्व एंड अबव द मार्केट प्राइस, ये इसकी ग्राफिकल डेफिनेशन है। और प्रोड्यूसर सरप्लस की ग्राफिकल डेफिनेशन क्या होती है? एरिया अबव द सप्लाई कर्व बिलो द मार्केट प्राइस। तो अगर कभी ग्राफिकली आप फंस जाओ ना, तो ये दो डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, आप बड़ी आसानी से इसका एरिया डिटरमिन कर लोगे। सही है। तो कंज्यूमर सरप्लस इज द एरिया बिलो द डिमांड कर्व अबव द मार्केट प्राइस, while producer surplus is the area above the supply curve and below the market price। तो मैंने उसको दोनों का फर्क बता दिया। आगे सवाल में लिखा हुआ है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बढ़ने से कंज्यूमर सरप्लस पे क्या इफेक्ट आएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक मार्केट में जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है,
आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जब एक मार्केट में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाती है, तो उस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बढ़ने से जो है वो पहले के मुकाबले में सप्लाई कम हो जाती है, और उस सप्लाई के कम होने से जो है वो मार्केट में शॉर्टेज आ जाती है। सही है। और उस शॉर्टेज की वजह से जो है वो अपना बर्डन कंज्यूमर पर ट्रांसफर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हायर प्राइसेस, जिसकी वजह से क्वांटिटी कम हो जाती है। अब ये कितने से कम होती है, ये किस पर डिपेंड करता है, पीडी के ऊपर डिपेंड करता है। तो बेसिक आपने उसको समझा दिया। फिर एक स्टूडेंट को चाहिए कि यहाँ पर एक नॉर्मल वाला ग्राफ बनाए जिसमें इलास्टिसिटी का जिक्र ना करे, एक बेसिक सा डायग्राम बनाए। यहाँ पर लिखिए प्राइस, सही है, यहाँ पर लिखिए क्वांटिटी ट्रेडेड, यहाँ आपने लिख दिया ओरिजिन। अब आप जो है ना वो एक डिमांड एंड सप्लाई का बिल्कुल बच्चों वाला ग्राफ बनाओगे जिसमें आप इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी निकालोगे। क्योंकि सवाल में कंज्यूमर सरप्लस की बात कर रहा है तो मैं सिर्फ कंज्यूमर सरप्लस वाले ही अल्फाबेट्स लिखूंगा, ऊपर मुझे प्रोड्यूसर सरप्लस लिखने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि सवाल का फोकस कंज्यूमर सरप्लस है। तो मैंने सिर्फ पॉइंट ए लिखा हुआ है। आपको पॉइंट बी लिखने की वैसे जरूरत तो नहीं है, चलो मैंने फिर भी लिख दिया, और ना जरूरत नहीं है लिखने की, क्योंकि फोकस कंज्यूमर सरप्लस पे ही हो रहा है सवाल का। ठीक है, नहीं लिख रहा, बल्कि मैं जरूरत नहीं है तो क्यों लिखूं। सही है। अच्छा, आपने फिर क्या करा, आपने फिर क्या करा, आपने जो है वो सप्लाई को पीछे की तरफ शिफ्ट करा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है। तो जैसे ही आपका सप्लाई जो है वो पीछे की तरफ शिफ्ट होगा, पैरेलल शिफ्ट करना है। डायग्राम की एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेंसिल स्केल से बनानी है, बेवकूफी मत करना पेपर में। प्राइस बढ़ गई, क्वांटिटी गिर गई। एक बार तुमने शिफ्ट सही कर लिया तो ऑटोमेटिकली ग्राफ में तुम सारी चीजें खुद ब खुद उसको दिखा दोगे। तो पहले तो ग्राफ को एनालाइज करना है, कंज्यूमर सरप्लस की भी बात नहीं करनी है, पहले ग्राफ को एनालाइज करना है। कैसे एनालाइज करोगे, आप बोलो एज शोन इन द फिगर सप्लाई जो है वो कम हो रही है ड्यू टू अ राइज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम एस टू एस वन। इस सप्लाई के कम होने से जो है वो मार्केट में पहले के मुकाबले में शॉर्टेज हो रही है, और इस शॉर्टेज की वजह से ग्राफ में क्लियरली नजर आ रहा है कि जो आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस है, सिर्फ प्राइस मत लिखना क्योंकि मार्केट का ग्राफ है, इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो बढ़ रही है फ्रॉम पी टू पी वन, और क्लियरली दिख रहा है कि क्वांटिटी कम हो रही है। तो आप बोलो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, और फ्रॉम क्यू टू क्यू वन। ये आपने डायग्राम को एनालाइज कर लिया। अच्छा, वर्ड यहाँ पर क्या यूज करना है, वर्ड यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट का यूज करना है, क्योंकि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कभी भी डिक्रीज नहीं होती, कॉन्ट्रैक्ट होती है। क्लियर है ये चीज, क्योंकि ग्राफिकली अगर देखो तो डिमांड ग्राफ में मूवमेंट आ रही होती है, उसकी वजह से हो रहा है ये। अच्छा, अब एक और चीज, अब तुम उसको ग्राफ में बताओ कि भाई आपका जो ओल्ड कंज्यूमर सरप्लस था वो क्या था, ओल्ड कंज्यूमर सरप्लस क्या था, ओल्ड कंज्यूमर सरप्लस वाज पी ए ई, सही है, वाइल द न्यू कंज्यूमर सरप्लस इज, न्यू कंज्यूमर सरप्लस क्या है, पी वन ई वन और ए। सही है, तो न्यू कंज्यूमर सरप्लस आपने बता दिया पी वन ई वन और ए। आपने उसको बता दिया एरिया बिलो द डिमांड कर्व एंड अबव द मार्केट प्राइस, मेरी न्यू मार्केट प्राइस P1 है तो मैंने उसके अकॉर्डिंगली बता दिया। अच्छा, लॉस इन कंज्यूमर सरप्लस को बता सकता है, एक बात तो क्लियर है कि विलिंगनेस अपनी जगह पे, प्राइस बढ़ रही है, कंज्यूमर सरप्लस कम होगा, बहुत ऑब्वियस सी बात है। कंज्यूमर सरप्लस कितने से कम हो रहा है, एरिया क्या है, व्हाट इज द लॉस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, व्हाट इज द लॉस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, लॉस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस के एरिया को मैं आपके लिए हाईलाइट कर रहा हूँ, देखो। सही है, तो P1 E and E1 ये आपका लॉस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस है। क्लियर है ये चीज, अनसर्टेन नहीं हो सकता बेटे, विलिंगनेस अपनी जगह पे ही है। ये विलिंगनेस अपनी जगह पे, ये प्राइस बढ़ रही है तो कंज्यूमर सरप्लस कम होगा। फिर आप इसको इलास्टिसिटी से लिंक करो, फिर किससे लिंक करोगे, इलास्टिसिटी से जो है वो लिंक करोगे। क्लियर है ये चीज, बेटे ऐसा बहुत रेलिवेंट पॉइंट है, सवाल पे रहो तो बेहतर है, मैंने उस दिन भी समझाया है, रेलिवेंट ना लिखा करो भाई। सवाल जो पूछ रहा है वो बताओ, अपनी तरफ से A1 A2 नहीं देना होता, सवाल में उसने बताया हुआ क्या बताना है। इवेल्युएशन में तुम्हें जो लिखना है लिखो, A1 A2 में नहीं करो। सही है, सवाल पे रहो ज्यादा बेहतर है, पेपर टाइम पे होगा, वरना पेपर खत्म नहीं होगा, बता तो तुम बहुत कुछ दोगे उसको। अच्छा, अब ये कंज्यूमर सरप्लस का जो लॉस है ये बताना है लाजमी बेटा, जब की लिख रहा हूं तो बताना है ना यार, ऑब्वियस सी बात है। ये एरियाज बताने हैं, ये एरियाज बताओगे तभी तो एनालाइज हो रहा है, वरना क्या एनालाइज हो रहा है। अब पीईडी से लिंक करो, बताओगे ये कंज्यूमर सरप्लस का लॉस डिपेंड करता है पीईडी के ऊपर, और उसको ये चीज बताओ कि लॉस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस विल बी ग्रेटर इन इनइलास्टिक एज कंपेयर टू इलास्टिक। इनइलास्टिक डिमांड के केस में जो है, इनइलास्टिक डिमांड के केस में जो है वो कंज्यूमर सरप्लस ज्यादा होगा, इलास्टिक के केस में कम होगा। तो पीईडी की पूरी गेम यहाँ पर आपने समझानी है, और ऐसा क्यों होता है वो मैं बता रहा हूँ। ऐसा क्यों होता है, साथ में एक पीईडी का फैक्टर भी बताना पड़ेगा, जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स वाला जो है आप फैक्टर बता दो। सही है, अब किस तरह कंटेंट लिखोगे, मैंने आपके लिए ग्राफ ऑलरेडी बनाया हुआ है, क्योंकि जब मैंने पहले कराया था तो मैंने ग्राफ बनाए थे। जो ग्राफ अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ वो आंसर में नहीं बनाने, आंसर में यही ग्राफ बनाना है, कंज्यूमर सरप्लस के लॉस को थियोरेटिकली मुझे समझाना है। ग्राफ्स मैंने जो आपके, बेटा कॉस्ट बढ़ने का फैक्टर उसने नहीं, क्यों फिर रेजिमेंट जा रहा है हर चीज में, नहीं जरूरत है बताने की, नहीं है सवाल, ये है नहीं है ये सवाल। सही है, नहीं इलास्टिक इन इलास्टिक के डायग्राम नहीं बनेंगे, मैं खाली आपकी नॉलेज के लिए दिखा रहा हूँ, ताकि मैं आपको दिखा सकूंगा इन इलास्टिक में कंज्यूमर सरप्लस का लॉस ज्यादा होता है, इलास्टिक का कम होता है। सही है, पेपर में यही ग्राफ बनेगा। आप लॉस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस बताओ,
फिर इसी लॉस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस को थियोरेटिकली पीईडी से लिंक करो, ये तरीका होता है करने का। सही है, एक 8 मार्क के सवाल में खुद लॉजिकल सोचो, आप 5-6 डायग्राम नहीं बना सकते, इतना टाइम नहीं है, एक डायग्राम आपसे बनती नहीं है टाइम पे, कितनी बनाओगे। सही है, ये देखो डायग्राम से मैंने लिखा हुआ भी है, डू नॉट मेक दीज जस्ट टू रिवाइज, मैंने ये बनाई हुई है। आप देखो इलास्टिक डिमांड के केस में कंज्यूमर सरप्लस का एरिया बहुत छोटा सा आ रहा है, क्योंकि इन द केस ऑफ इलास्टिक डिमांड कंज्यूमर के पास बहुत सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, तो अ प्रोड्यूसर इज रिलक्टेंट टू इंक्रीज प्राइस, तो प्राइस का इंक्रीज जब कम होगा तो कंज्यूमर सरप्लस का लॉस भी कम होगा। इन इलास्टिक डिमांड के केस में कंज्यूमर के पास इतने ऑप्शंस नहीं है, प्रोड्यूसर अपना मेजोरिटी बर्डन जो है वो प्रोड्यूसर जो है वो अपना मेजोरिटी बर्डन जो है वो कंज्यूमर पे ट्रांसफर कर देता है, तो प्राइस ज्यादा से बढ़ती है, तो लॉस इन कंज्यूमर सरप्लस ज्यादा से आता है। क्लियर है ये चीज, तो आपने सब्स्टिट्यूट वाले फैक्टर के थ्रू समझाना है। अब थियोरेटिकली हम कैसे समझाएंगे, बच्चा ये कहता है सर डायग्राम से अगर नहीं बताना, डायग्राम नहीं बनानी, तो उसके अलावा कैसे दिखाएंगे। सही है, बिल्कुल, आप बोलो इनलास्टिक में बिलिंगनेस ज्यादा होती है जिसकी वजह से जो है वो ये हो रहा है। क्लियर है ये चीज, अब थ्योरेटिकली कैसे बताएंगे अगर डायग्राम नहीं बना रहे, तो ये बताएंगे, मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, देखो ये पैराग्राफ आएगा आपका, क्या लिखा हुआ है पढ़ना जरा साथ में। फॉर गुड्स विद रिलेटिवली लो पीडी, रिलेटिवली लो पीडी का मतलब क्या है, इनलास्टिक, ठीक है। इट इज easier for producers to shift the burden of higher cost of production to the consumers, देखो shift the burden, majority burden डालने in the form of higher price, as consumers have less substitutes available and not a lot of consumers will switch to other products. In this case, reduction in consumer surplus will be more significant, while with relatively high PD, relatively high PD का मतलब क्या है, elastic, producers will be reluctant to raise price, therefore the increase in price and the reduction in consumer surplus both will be less। इतना सिंपल लफ्जों में बताना, क्लियर है ये चीज। हाँ बेटा जाग रहे हो, क्लियर है, बड़ा आसान सवाल है भाई। तो भाई छोटे ही होते हैं, 8 मार्क के आंसर छोटे ही होते हैं, हम बेवजह लंबी करते हैं। वो पागल नहीं है, उसे 16 मिनट में बोला है करने को, 16 मिनट में इतना ही होता है भाई। सही है, कंक्लूजन क्या होगा बेटा, प्रोड्यूसर सरप्लस का कुछ बोला है उसने, उसने खाली मुझे कंपेयर करने का बोला था, उसके बाद प्रोड्यूसर सरप्लस की पूरे आंसर में कोई बात ही नहीं करनी, सवाल पे रहो तो ग्रेड रहेगा वरना नहीं रहेगा। ये पढ़ो इवैल्यूएशन, इट कैन बी कंक्लूडेड दैट द ओवरऑल इंपैक्ट इज दैट कंज्यूमर सरप्लस विल फॉल, आपने पहले कंक्लूड कर दिया कि कंज्यूमर सरप्लस गिरेगा, लाजमी तौर पे ऑलवेज फॉल, बट कितने से गिरेगा, कितने से गिरेगा, ये डिपेंड करता है ऑन द वैल्यू ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड हाउ हाई इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कह रहे चीज, बढ़ जाए आगे, ठीक है। आप पार्ट बी, बस अब माइंड दूसरे सवाल पे ले आओ, बस अब उस पर नहीं आऊंगा, ये सुनो आप। A government wishes to keep the price of an essential food such as rice affordable to help low income household। कॉन्टेक्स्ट दे दिया सवाल का कि गवर्नमेंट जो है वो एक प्रोडक्ट की असेंशियल फूड सच एज राइस, चावल की प्राइस को अफोर्डेबल रखना चाह रहा है ताकि लो इनकम हाउस होल्ड की मदद कर सके। आगे क्या लिखा हुआ है इसने, असेस वेदर अ पॉलिसी ऑफ फिक्सिंग द मैक्सिमम प्राइस फॉर एन एसेंशियल फूड इज लाइकली टू बी मोर इफेक्टिव, मोर इफेक्टिव वाली चीज का बतानी है इवैल्यूएशन में, देन अ पॉलिसी ऑफ मेकिंग ट्रांसफर पेमेंट्स टू लो इनकम हाउस होल्ड। तो कह रहा है कि ट्रांसफर पेमेंट और मैक्सिमम प्राइस में से कौन सी अच्छी पॉलिसी है अगर मुझे एक लो इनकम हाउस होल्ड की मदद करनी है और असेंशियल फूड को सस्ता करना है। सही है, तो दो पॉलिसी इसने मुझे यहाँ पर बताई हुई है। अब बात सारी ये है कि आप पहले मैक्सिमम प्राइस बताओगे, उसके फायदे बताओगे, उसके नुकसान बताओगे, फिर ट्रांसफर पेमेंट का फायदा नुकसान, फिर एंड में कंपेयर करोगे कितने फायदे कितने नुकसान, 2 वर्सेस 1, 2 वर्सेस 1 कर लो, दोनों में तो बेहतर रहेगा। जैसे मैक्सिमम प्राइस समझा के 2 एडवांटेज 1 डिसएडवांटेज, ट्रांसफर पेमेंट समझा के 2 एडवांटेज 1 डिसएडवांटेज, और फिर इवैल्यूएशन में दोनों को कंपेयर करना है। तो इवैल्यूएशन इतनी लंबी नहीं होती अगर आप ऊपर आंसर में एडवांटेज डिसएडवांटेज सही से कंपेयर कर लो, क्योंकि उधर भी फिर हमें इवैल्यूएशन के थोड़े बहुत मार्क्स मिल रहे होते हैं। क्लियर है ये चीज, अब आगे सुनना। अब आप यहाँ पर उसको किस तरीके से समझाओगे, मैक्सिमम प्राइस में आपको लिख के समझा रहा हूँ, ट्रांसफर पेमेंट थ्योरी है तो वो डायरेक्ट दिखाऊंगा, तुम सुनना जरा। सबसे पहले तो तुम जो है वो अपने आंसर को यहाँ पर स्टार्ट करो ये बता के कि मैक्सिमम प्राइस होता क्या है। तो सबसे पहले तो तुम्हें यहाँ पर इसको डिफाइन करना है कि व्हाट इज मैक्सिमम प्राइस। सही है, तो आप उसको बताओ कि मैक्सिमम प्राइस इज अ प्राइस कंट्रोल, और इसका मकसद ये होता है कि मुझे जो है वो मार्केट में एक प्रोडक्ट की प्राइस को जो है वो क्या करना है, कम करना है। इट इज द ऑल्टरनेटिव टू प्राइस मैकेनिज्म। सही है, इट इज द ऑल्टरनेटिव टू प्राइस
मैकेनिज्म। क्लियर है ये चीज? ठीक है। फिर जब ट्रांसफर पेमेंट बताओगे तो उसको डिफाइन कर देना उसके साथ, या शुरू में ही कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बेहतर ये है कि बाद में ही करो। फिर आप जो है वो मैक्सिमम प्राइस का एक बेसिक बच्चों वाला ग्राफ यहाँ पर बना दो। यहाँ पर सबसे पहले लिखो प्राइस, फिर यहाँ पर लिखो क्वांटिटी ट्रेडेड, ये आपका आ गया ओरिजिन। आपने जो है वो डिमांड एंड सप्लाई वाला बेसिक सा पहले ग्राफ बनाया, पहले उसको आपने प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू प्राइस को निकाल के दिखाया। गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि दिस इक्विलिब्रियम प्राइस इज टू हाई, गवर्नमेंट को क्या लगता है कि दिस इक्विलिब्रियम प्राइस इज टू हाई, गवर्नमेंट को ये लगता है कि दिस इक्विलिब्रियम प्राइस इज टू हाई, और गवर्नमेंट इस इक्विलिब्रियम प्राइस को कम करती है। इस इक्विलिब्रियम प्राइस को कम करने के लिए गवर्नमेंट मैक्सिमम प्राइस लगाती है, और यहाँ पर मैंने लिख दिया पीएम, प्राइस मैक्सिमम, और ये तुमने लाइन यहाँ पर बना दी, इस लाइन के आगे तुमने लिख दिया मैक्सिमम प्राइस। जैसे ही मैक्सिमम प्राइस लगता है तो जाहिर सी बात है प्रोड्यूसर कम बनाते हैं पर कंज्यूमर डिमांड ज्यादा करते हैं, तो लॉ ऑफ डिमांड लॉ ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंगली एक प्रोड्यूसर कम प्रोड्यूस करता है पर कंज्यूमर जो है वो ज्यादा डिमांड करता है। तो क्लियरली आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि एक डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट हो गया कि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, शॉर्टेज है। सही है। अच्छा भाई, अब हम यहाँ पर अज्यूम कर रहे हैं कि ये एक अफेक्टिव मैक्सिमम प्राइस है, तो मैं अपने एडवांटेजेस को स्टार्ट करते हुए डायरेक्ट उसको ये बताऊंगा कि इफ द मैक्सिमम प्राइस इज अफेक्टिव। देखो आपने डायरेक्टली इस तरह स्टार्ट करा, आपने उसको ये बोला सही है, आपने उसको यहां पर ये बोला इफ इफ द मैक्सिमम प्राइस इज अफेक्टिव विच इज बिलो द इक्विलिब्रियम, तो आपने अज्यूम यहां पर करा है कि मैक्सिमम प्राइस अफेक्टिव है, और आपने उसको ये चीज मेंशन भी कर दी, आपने ये चीज उसको मेंशन भी कर दी। तो इफ इट इज अफेक्टिव, इफ इट इज बिलो द इक्विलिब्रियम, द प्राइस विल सक्सेसफुली फॉल। सही है, द प्राइस विल सक्सेसफुली फॉल। आप फिर यहाँ पर एग्जाम्पल दे दो चावल की, जो सा सवाल में बोला हुआ है। फिर आप बोलो कि भाई आपने चावल जैसी चीज सस्ती कर दी तो इससे पहले के मुकाबले में अफोर्डेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी, उस अफोर्डेबिलिटी के बढ़ने की वजह से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जब बढ़ेगा तो आप यहाँ पर ये भी कह सकते हो कि चावल जैसी चीज सस्ती हो रही है तो पॉवर्टी यहाँ पर कम होगी। आप ये भी कह सकते हो कि भाई महंगाई भी कम होगी, क्योंकि राइस एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है लोगों की डेली खर्चों में, उनकी इनकम का वो बहुत बड़ा हिस्सा लेके जाता है, तो राइस की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो जब चावल जैसी चीज सस्ती होती है तो महंगाई कम होती है। ले रही है चीज? ले रहे चीज? बेटा ये जिस जिस लाइन से मैं चेन लिख रहा हूं ना उसी लाइन से आप इसको कनेक्ट कर रहे हो। क्लियर है? इन्हीं पॉइंट्स को आप कनेक्ट कर दो, आपकी चेन बन जाएगी। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बढ़ जाएगा, मैंने ऑलरेडी लिख दिया। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। क्लियर है ये चीज? दूसरा पॉइंट यहाँ पर आप उसको ये दोगे, वही ना, वो अब बेटा अब ये इंग्लिश थोड़ी सिखाऊंगा मैं, अब इन पॉइंट्स को कनेक्ट कर लो। सही है, फर्दर करके, इन एडिशन करके, लीड टू करके, इस तरीके के वर्ड यूज करके पॉइंट्स को कनेक्ट करके आपका बन जाएगा आंसर। सही है, इन पॉइंट्स को कनेक्ट करके भी सेंटेंस ही बना सकते हो तो क्या होगा। फिर आप उसको ये भी बोलो कि एक मोनोपली पावर जो है वो आप ब्रेक कर सकते हो, मोनोपली पावर ब्रेक कर सकते हो क्योंकि आपने लीगली जो है आपने लीगली जो है वो बाउंड कर दिया है फर्म्स को टू रिड्यूस प्राइजेस। तो जाहिर सी बात है फिर मोनोपली पावर टूट जाएगी, अगर मोनोपली रिस्ट्रिक्ट कर रही है क्वांटिटी को और वो प्राइजेस हाई कर रही है, तो गवर्नमेंट ने लीगली बाउंड कर दिया उनको टू रिड्यूस प्राइजेस, तो मोनोपली पावर ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाएगी। सही है। फिर आप ये भी लिख सकते हो कि क्योंकि प्राइस कम हो रही है तो कंज्यूमर का सरप्लस बढ़ेगा। सही है, कंज्यूमर का सरप्लस बढ़ेगा, जिसकी वजह से अगेन वही वाली अफोर्डेबिलिटी वाली बात आ गई। फिर आप इसको हेल्थ से कनेक्ट करो, हेल्थ से प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रही है लोगों को। सही है, बेनिफिशियल गुड्स की यहाँ पर मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि सवाल में उसने कह दिया एसेंशियल गुड्स हैं, चावल जैसे प्रोडक्ट्स की बात हो रही है। सही है, तो यहाँ पर आपने जो है वो क्या करा, आपने उसको ये बताया कि मैक्सिमम प्राइस जो है वो इन गुड्स की प्राइसेस को कम करेगा, क्वांटिटी यहाँ पर बढ़ जाएगी, तो लोग जो हैं वो बेसिक नेसेसिटीज जो हैं वो अफोर्ड कर पा रहे हैं। वही सवाल वाली एग्जांपल जो है यहाँ पर आप लो, जैसे चावल वगैरह ये लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है जब लोगों को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगी तो उनकी हेल्थ जो है वो यहाँ पर इंप्रूव हो जाएगी। जब लोगों की प्रॉपर हेल्थ होगी तो वो पहले के मुकाबले में ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे, लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, एंड दे मे फाइंड अ बेटर जॉब बिकॉज दे आर मोर प्रोडक्टिव नाउ, दे आर मोर हेल्दी नाउ। सही है, आप ये भी कह सकते हो कि अपने काम पे वो जो है वो ज्यादा फोकस कर पाएंगे, जिसकी वजह से एक और यहाँ पर फायदा होगा कि इकोनॉमी का आउटपुट बढ़ेगा। सही है, तो इस तरीके से चेन्स बना के आपको कनेक्ट करके अपने पॉइंट को एक्सटेंड करना है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। क्लियर है ये चीज? कोई मसला? अब यहाँ पर लोअर बर्डन ऑन हेल्थ केयर फैसिलिटीज, देखो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। सही है, बहुत अच्छा पॉइंट है, ये इस तरह कनेक्ट होता है। क्लियर है ये चीज? अब आप उसको बताओ डिसएडवांटेजेस। सही है, अब डिसएडवांटेजेस यहाँ पर कैसे बताएंगे?
डिसएडवांटेज, सबसे बड़ा मसला मैक्सिमम प्राइस में शॉर्टेज है, जिससे बाकी मसले शुरू हो जाते हैं। सबसे पहला मसला जो शॉर्टेज से होगा ना, वो ये होगा कि इनफॉर्मल मार्केट्स जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप इस चीज को समझो कि मैंने ऊपर जितने भी बेनिफिट्स लिखे हुए हैं वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हैं। आप इस चीज को यहां पर समझो कि बेनिफिट सिर्फ इन कंज्यूमर्स को मिल रहा है जिनको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाले कंज्यूमर्स को बेनिफिट्स मिल रहे हैं, बाकी जो शॉर्टेज के मारे उनका क्या होगा? बाकी जो शॉर्टेज के मारे उनका क्या होगा? तो उनके लिए फिर मसला है। तो फिर इनफॉर्मल मार्केट डेवलप्स होती है जहां पर एक प्रोड्यूसर जो है वो सेम क्वांटिटी को हायर प्राइसेस पे बेचता है। तो वो क्या करेगा, इसी क्वांटिटी को एक हायर प्राइस के ऊपर बेचेगा इलीगली, अबव द नॉर्मल प्राइस, अबव द मैक्सिमम प्राइस। सही है। और फिर जो है आप उसको एक प्राइस दिखा सकते हो P1, जिसमें आप शो करोगे भाई देखो ये एक ब्लैक मार्केटिंग वाली प्राइस है, और इसके थ्रू आप देखो कंज्यूमर सरप्लस कितना कम रह गया। तो इसको आप कनेक्ट कर सकते हो कि जो इंक्रीज कंज्यूमर सरप्लस था उसको उसने कन्वर्ट कर लिया अपने टोटल रेवेन्यू में। अगर एक बच्चा जो है वो ब्लैक मार्केटिंग वाले पॉइंट से घबराता है और वो ग्राफ से उसको लिंक नहीं कर पाता, तो फिर आप दूसरे पॉइंट्स भी लिख सकते हो। ये वाले पॉइंट की एनालिसिस कैसे होगी? आपने उसको ग्राफिकली जब ये चीज दिखा दी ना, तो आप उसको आगे ये लिखो कि इनफॉर्मल मार्केट्स में क्या होता है। इनफॉर्मल मार्केट्स में इलीगल हाई प्राइसेस होती हैं। क्या होती हैं? इलीगल हाई प्राइसेस होती हैं। ये P1 वाली प्राइस जो मैंने वहां पर लिखी हुई है, और वो लोग प्राइस बढ़ा के जो कंज्यूमर सरप्लस बढ़ गया होता है उसको वापसी कम करते हैं, और उस कंज्यूमर सरप्लस को कन्वर्ट कर देते हैं टू टोटल रेवेन्यू। सही है। और अपने टोटल रेवेन्यू को बढ़ा देते हैं। तो इससे जो है वो लोग सक्सेसफुली जो है वो कंज्यूमर्स की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। अगर एक बच्चा ब्लैक मार्केटिंग का ग्राफ नहीं दिखाना चाह रहा और उसको ऐसा लगता है कि मैं ग्राफ में गड़बड़ कर दूंगा, तो फिर तुम इनफॉर्मल मार्केट्स का जो है वो ना बताओ, तुम उसको और पॉइंट्स बता दो जो मैं लिख रहा हूँ। आप उसको बोलो कि सबसे बड़ा मसला जो यहाँ पर होता है ना, वो ये होता है कि गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा इशू यहाँ पर होता है, और वो क्या होता है? गवर्नमेंट की स्पेंडिंग यहाँ पर बढ़ जाती है। गवर्नमेंट की स्पेंडिंग क्या होती है? बढ़ जाती है। अच्छा, कैसे बढ़ती है? गवर्नमेंट की स्पेंडिंग यहाँ पर इस तरीके से बढ़ जाती है टू एनफोर्स द लेजिस्लेशन। अब आप यहाँ पर इस चीज को समझो कि मैक्सिमम प्राइस लगाना बहुत आसान है, पर उसको इन्फोर्स करना बहुत मुश्किल होता है। ये कौन सा पॉइंट है? ये मॉनिटरिंग कॉस्ट वाला पॉइंट है जो मैंने आपको बताया है। सही है। मॉनिटरिंग कॉस्ट वाला पॉइंट है कि तुम्हें बकायदा ऑफिशियल्स रखने पड़ेंगे जो बकायदा जाके चेक कर रहे होंगे दुकानों में, और वो वहां पर ये चीज देखेंगे कि भाई एक्चुअली क्या मैक्सिमम प्राइस चार्ज हो रही है कि नहीं हो रही, क्या एक्चुअल मैक्सिमम प्राइस चार्ज हो रही है कि नहीं हो रही। क्लियर है ये चीज? फिर यहाँ पर आप एक और बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हो, और बहुत बड़ा मसला है ये। रिच एंड पुअर को इक्वल फायदा हो रहा है। इसमें मसला क्या है? रिच एंड पुअर गेन इक्वली। इनइक्वालिटी ऑफ इनकम अपनी जगह पे ही है। इनइक्वालिटी ऑफ इनकम अपनी जगह पे ही है। असल वो नॉर्मली मिनिमम प्राइस के साथ लिखते हैं, तो यहाँ ना लिखो, वो पॉइंट बेहतर होगा। सही है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है स्पेंडिंग की, बिल्कुल। ये भाई यही पैसा तुम कहीं और किसी और पॉलिसी पे लगा देते भाई। सही है। तुम्हें सस्ता करना तो तुम डायरेक्ट सब्सिडी दे देते। ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है। सही है। अच्छा, एक और पॉइंट जो आप लिख सकते हो वो क्यूइंग है। लाइनें लगती हैं, वेटिंग लिस्ट जो है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। फिर इससे जो है वो ब्राइबरी के मसले आते हैं, रिश्वतें खिलाई जाती हैं ताकि स्किप कर सके लाइन वगैरह। तो ये मैक्सिमम आप कितने लिख रहे हैं? दो फायदे एक नुकसान, विद डायग्राम। फिर ट्रांसफर पेमेंट बारे के बात बताओ। ट्रांसफर पेमेंट के बारे में जब तुम बताओगे तो ट्रांसफर पेमेंट के बारे में क्या बताना है? तो आपने क्या करा? आपने जो है वो डिफाइन करा ट्रांसफर पेमेंट को। इनइक्वालिटी कम नहीं होगी, इनइक्वालिटी अपनी जगह पे होगी ना, क्योंकि रिच भी उतना ही है पुअर भी उतना ही, तो फर्क इतना नहीं आ रहा ना उनमें। तो इनइक्वालिटी पे कोई मेजर इफेक्ट आ नहीं रहा। फिर आप ट्रांसफर पेमेंट डिफाइन करो। अब समझ लो ट्रांसफर पेमेंट होती क्या है। मैंने आपको वाईडी के टॉपिक में भी पढ़ाया था, मैंने आपको मैक्रो में ही पढ़ाया था। ट्रांसफर पेमेंट इज अ पेमेंट जो कि अर्नड नहीं होती। सही है। ये अर्नड नहीं होती, ये कमाई हुई इनकम नहीं है। सही है। यहाँ पर मल्टीपल एग्जांपल्स आती हैं। एक और मैंने आपको चीज बताई थी कि ट्रांसफर पेमेंट से जीडीपी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। अगर आप किसी बंदे को पेंशन देते हो या अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट देते हो, तो वो रिटर्न में आपको कोई गुड या सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा। वो रिटर्न में आपको कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा। तो इससे इकोनॉमी को कुछ फायदा नहीं हो रहा, सिर्फ उस बंदे को फायदा हो रहा है। तो ट्रांसफर पेमेंट्स में क्या आती है? इट इज अ पेमेंट रिसीव्ड बट नॉट अर्नड एज नो प्रोडक्शन टेक्स प्लेस अगेंस्ट दीज पेमेंट्स अनलाइक मैक्सिमम प्राइसेस। ट्रांसफर पेमेंट हेल्प्स डायरेक्टली दोज इन नीड। अब मैक्सिमम प्राइस में क्या हो रहा है कि अमीर और गरीब को इक्वली फायदा हो रहा है। ट्रांसफर पेमेंट स्पेसिफिकली टारगेट करती है लोगों को। जैसे फॉर एग्जांपल मैं फूड वाउचर्स दे दूंगा,
तो सिर्फ गरीब बंदे को ही दूंगा ना, मैं अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट दूंगा सिर्फ उसको दूंगा जिसकी नौकरी नहीं है, सही है। पेंशन पेमेंट्स हो गई, सही है, उसको मिलेगी जो कि लो इनकम पे, जाहिर सी बात उसकी इनकम ही नहीं है बल्कि। तो मैक्सिमम प्राइस सबको बेनिफिट दे रहा है यूनिवर्सली। ट्रांसफर पेमेंट सिर्फ उनको बेनिफिट्स दे रहा है जो जिनको एक्चुअली रिक्वायर्ड है, सही है। फायदा क्या है इसका, इसके एडवांटेजेस क्या हैं भाई? इसके एडवांटेजेस ये है कि इट टारगेट्स द मोस्ट नीडी, इससे पॉवर्टी कम होगी, इससे अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाएगी। फिर आप बोलो इट कैन बी टारगेटेड एट द परचेज ऑफ बेसिक फूड स्टफ, वही बात है, अगर आप लोगों को फूड वाउचर्स वगैरह दे दोगे तो आप स्पेसिफिकली लोगों को बोलेगे कि भाई आपको इसी चीज पर खर्च करना है। पर अक्सर ऐसा भी होता है कि लोगों को ट्रांसफर पेमेंट दी जाती है इन द फॉर्म ऑफ वाउचर, अब उस वाउचर से बंदा कुछ भी खरीद ले, जैसे पैसे भी दे दिए जाते हैं, अक्सर अक्सर डायरेक्टली पैसे दे दिए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोविड के टाइम पे पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने 12,000 रुपए दिए थे गरीबों को। अब वो 12,000 रुपए वो लोग अगर अगर वो लोग बेसिक नेसेसिटीज पे खर्च ना करें और किसी डीमेरिट गुड पे खर्च करें, किसी नशो वगैरह में खर्च करें, तो इसकी क्या गारंटी है? आप उसको बोलो कि ग्रांट्स में बी मिस यूज, डीमेरिट गुड्स पे भी तो ये हो सकता है। फिर आप उसको ये भी बोलो द पॉलिसीज में नॉट बी यूज फॉर देयर इंटेंडेड पर्पसेस, क्या पता फूड वाउचर्स लोग जो है वो किसी और को बेच दें इलीगल मार्केट्स में। कॉस्टली पॉलिसी है, पैसा बहुत ज्यादा यहाँ पर जा रहा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, यही पैसा किसी और पॉलिसी में भी लगा सकता था, सही है। फिर आप यहाँ पर उसको ये भी कह सकते हो जो है वो टैक्स पेयर्स के ऊपर भी बर्डन आएगा, बिल्कुल आपको फ्यूचर में टैक्स बढ़ाना पड़ेगा सही है। अच्छा बेटे देखो, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, 3 to 4 लाइन्स का एक पॉइंट आपका हो सकता है, अगेन वो पॉइंट टू पॉइंट मैटर करता है, सही है, ठीक है। पर आपको वही दो फायदे एक नुकसान बताने और ट्रांसफर पेमेंट समझाने होता भी है, ठीक है। एंड में आपको क्या बताना है? एंड में आपको पहला दूसरा एडवांटेज ये कि जब आप लोगों को फूड वाउचर दोगे ना तो लोग स्पेसिफिकली वो चीज जाके खरीदेंगे, तो आप उसको स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे हो एट द परचेज ऑफ बेसिक फूड स्टफ्स, ठीक है, क्लियर है ये चीज। तो स्पेसिफिकली आप उनको बोल रहे हो कि आपको इसी जगह पे खर्च करना है और कोई खर्च नहीं करना, सही है। तो जब आप कह सकते हैं, पर वो पॉइंट हमने ऊपर भी मैक्सिमम प्राइस में बता दिया रेपिटेशन के लिए। हाँ अगर तुम ऊपर नहीं लिखते तो यहाँ लिख दो। एंड में तुम आंसर को इवैल्यूएट करो, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट बोर्ड पॉलिसीज हैज इट्स नेगेटिव इफेक्ट एंड क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, whether in terms of enforcement cost under maximum price or directly paying transfer payments, but transfer payments will be better, देखो मैंने बता दिया कि transfer payments is better, right? Transfer payments will be better as it targets those in need comparing to maximum price which gives equal benefits to the rich and poor, तो मैंने दोनों को कंपेयर कर दिया, इससे ज्यादा इवैल्यूएशन तुम यहाँ पर बता नहीं सकते थे, सही है। ये एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन नहीं है जो कि नॉर्मली आता है, सही है। ऑल्टरनेटिव पॉलिसी का भी आप जिक्र कर सकते थे, कोई मसले नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो ये आपका जो है वो यहाँ पर आंसर होगा 12 मार्क का, क्लियर है ये चीज, बढ़ जाए आगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3A पे आ रहा हूँ मैं, वो खत्म करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन 3A तो आसान है। क्वेश्चन नंबर 3A देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, अगेन ब्रैकेट में एस लिखा हुआ है, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय इक्विलिब्रियम इन अ मार्केट, इक्विलिब्रियम इन अ मार्केट पहले समझाना है, एंड कंसीडर द एक्सटेंट, एक्सटेंट वाली बात का बताऊंगा इवैल्यूएशन में, टू विच द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आर लाइकली टू चेंज फॉर अ प्रोडक्ट फॉलोइंग एन इंक्रीज इन वेजेस फॉर लेबर अक्रॉस द होल इकोनॉमी। अब वर्कर्स की वेजेस बढ़ रही है, वर्कर्स की वेजेस के बढ़ने से क्या होगा, दो एलिमेंट्स हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर एक ना बहुत बड़ा इशू है सवाल में, चलो मैं पहले इंट्रोडक्शन आपको दिखा देता हूँ। इंट्रोडक्शन क्या होगा फिर मैं आपको सवाल का मसला समझाता हूँ। सबसे पहले जो है वो तुमने मार्केट इक्विलिब्रियम को डिफाइन करना है, अब मार्केट इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन में क्या क्या आना चाहिए। आप यहाँ पर जो है वो सबसे पहले तो बताओ, नो टेंडेंसी फॉर प्राइस टू चेंज, पहला तो पॉइंट ये लिख सकते हो, एक अच्छे स्टूडेंट को लिखना चाहिए, नो टेंडेंसी फॉर प्राइस टू चेंज, ये सबसे अच्छा पॉइंट है। फिर तुम लिखो इट इज द पोजीशन ऑफ रेस्ट, ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है, पोजीशन ऑफ रेस्ट वेयर डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल। फिर तुम कह सकते हो कि ये वो पॉइंट है वेयर क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाइड आर इक्वल, वही बात है ग्राफिकली अगर देखें। फिर आप ये लिखोगे ये वो पॉइंट है ना जहां पर ना सरप्लस होता है, विच इज क्वांटिटी सप्लाइड ग्रेटर देन क्वांटिटी डिमांड, एंड ना शॉर्टेज होती है, सही है। फिर तुमने जो है वो यहाँ पर एक ग्राफ बनाया बेसिक सा बच्चों वाला, एक्सपेन बनाया, ये आ गई इक्विलिब्रियम प्राइस इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, यहाँ पर तुमने लिखा प्राइस, यहाँ पर तुमने लिखी क्वांटिटी ट्रेडेड, सप्लाई डिमांड इक्विलिब्रियम प्राइस क्वांटिटी, तो ये तुमने जो है वो दबा के लंबी करी यहाँ पे,
तो ये तुमने बना दिया अपना AO1, सही है। तो ये तुम्हारा हो गया। अब यहाँ पर ना दो एलिमेंट्स हैं सवाल में, इसलिए ये बोला हुआ है कि वेजेस बढ़ रही हैं। वेजेस के बढ़ने से दो चीजें हो सकती हैं, मुझे बताओ, डिमांड पे इफेक्ट आएगा, सप्लाई पे इफेक्ट आएगा। वेजेस के बढ़ने से शिफ्ट कौन सा कर्व होना चाहिए, शिफ्ट कौन सा होना चाहिए अगर अक्रॉस द इकोनॉमी वेजेस बढ़ रही है लोगों की। अब देखो, कोई यहाँ पर डिमांड कह रहा है, कोई यहाँ पर सप्लाई कह रहा है, ठीक है। अब जरा सुनना है इस चीज को। अक्रॉस द इकोनॉमी वेजेस बढ़ रही हैं, पहला एलिमेंट आपका क्या हो सकता है? पहला एलिमेंट आपका क्वेश्चन का ये हो सकता है कि आप उसको ये बोलो कि यार क्योंकि इकोनॉमी में वेजेस बढ़ रही हैं, तो वेजेस के बढ़ने से जितने भी बिजनेसेस होंगे ना, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी? बढ़ जाएगी। जब उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो वो पहले के मुकाबले में सप्लाई कम करेंगे। जब वो सप्लाई कम करेंगे तो इसकी वजह से जो है वो शॉर्टेज होगी। जब शॉर्टेज होगी तो इसकी वजह से प्राइस बढ़ेगी। जब प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड कम होगी। कितने से कम होगी, किस पे डिपेंड करता है? पीडी पे डिपेंड करता है। ये पहला एलिमेंट है आपका, जिधर आपने कॉस्ट सेलिंग कर दिया, सप्लाई को कम कर दिया। आप ग्राफिकली जो है वो बड़ी आसानी से उसको दिखा सकते हो कि किस तरीके से सप्लाई कम हो रही है। आप सिंपली जो है वो सप्लाई को पीछे शिफ्ट करो, आप जो है वो प्राइस को बढ़ा के दिखा दो और क्वांटिटी को कम करके दिखा दो। अच्छा, अब इस ग्राफ को मैं एनालाइज कैसे करूंगा? मैंने प्राइस बढ़ा दी, ये क्वांटिटी देखो कम हो गई, इक्विलिब्रियम चेंज हो गया, सप्लाई S1 हो गया। कैसे समझाऊंगा? मैं उसको लिखूंगा कि भाई सप्लाई जो है वो कम हो रही है फ्रॉम S to S1, रीजन में ऊपर बता चुका। फिर आप बोलो इसकी वजह से शॉर्टेज होगी। अच्छा, शॉर्टेज की वजह से जो है वो पहले के मुकाबले में जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो बढ़ रही है, ठीक है, फ्रॉम P to P1। और आप ग्राफ में क्लियरली देख लो कि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो कम हो रही है। ये बल्कि हम वही चीज कर रहे हैं जो कि अभी हमने पहले ऊपर वाले सवाल में करी है शायद। तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो कम हो रही है फ्रॉम Q to P1। अच्छा, अब आपने ये सब उसको समझा दिया। अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि एक्सटेंट टू विच, सही है, एक्सटेंट टू विच इंक्रीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चेंजेस प्राइस एंड क्वांटिटी, ये किस पे डिपेंड करता है? मतलब प्राइस में कितना चेंज आएगा, क्वांटिटी भी कितना चेंज आएगा, इस ग्राफ में किस पे डिपेंड करता है? नहीं लिख सकते क्वेश्चन बेटा, क्यों? एक चीज लिखनी है जब उसने बोली नहीं है। मुझे एक चीज बताओ कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के चेंज होने से इस ग्राफ में ये कैसे पता चलेगा कि प्राइस पे कितना इफेक्ट आ रहा है, क्वांटिटी पे कितना इफेक्ट आ रहा है? किस चीज पे डिपेंड करेगा? इस ग्राफ के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो इट डिपेंड्स ऑन पीईडी, क्योंकि डिमांड कर्व का शेप डिटरमिन करेगा प्राइस में कितना चेंज आ रहा है, क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है। सही है। इस ग्राफ के अकॉर्डिंगली डिमांड कर्व का शेप डिटरमिन करेगा। जैसे अगर फ्लैटर होगा तो प्राइस में छोटा चेंज है, स्टीपर होगा तो प्राइस में बड़ा चेंज है। तो वही पीईडी वाली कहानी यहाँ पर आप बता सकते हो। जैसे एक मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि अगर एक प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड इनइलास्टिक है, अब मुझे बताओ इनइलास्टिक डिमांड के केस में इम्पैक्ट ऑन प्राइस, इम्पैक्ट ऑफ प्राइस विल बी ग्रेटर, सही है, इम्पैक्ट ऑफ प्राइस विल बी ग्रेटर देन क्वांटिटी ट्रेडेड। समझ आ रही है? अच्छा, अब एक और एलिमेंट है इस क्वेश्चन में, और वो एक और एलिमेंट ये है कि जो है दूसरा माइंड सेट है, जहां पर तुम ये कह सकते हो कि भाई वेजेस के बढ़ने से परचेजिंग पावर बढ़ेगी, एबिलिटी बढ़ेगी, चीजों की डिमांड बढ़ जाएगी। अगर नॉर्मल गुड है तो डिमांड बढ़ जाएगी, इन्फीरियर गुड है तो डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि इनकम्स बढ़ रही है ना। तो अगर नॉर्मल गुड होगा तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, इन्फीरियर गुड होगा तो डिमांड कम हो जाएगी। पब्लिक प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की एग्जाम्पल दे सकते हो, डिमांड कर्व को राइट पर शिफ्ट करके दिखा दो एक ग्राफ में, और इन्फीरियर गुड की डिमांड कम करके दिखा दो दूसरे ग्राफ में। पर अगर दूसरा ग्राफ नहीं बनाना तो फिर दूसरे ग्राफ को आप थ्योरेटिकली समझा दो। दो एलिमेंट है, दो करने के तरीके हैं सवाल। मैं तो ये बोलूंगा दोनों तरीके डालो। सही है, ये एक ऐसा सवाल है जहाँ पर दोनों तरीके आने चाहिए। असूलन तो ये सवाल मेरे हिसाब से सेलेक्ट भी नहीं करना चाहिए, आपको क्वेश्चन ऊपर वाले ही करना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं तो बस इसलिए करा रहा हूँ, अगर पेपर में अल्लाह ना करे ऐसा मिला आ जाए तो आप कर पाओ। दूसरा एलिमेंट क्वेश्चन का ये है, आप वेजेस बढ़ाओ, परचेजिंग पावर बढ़ाओ, सही है, परचेजिंग पावर बढ़ेगी, एबिलिटी बढ़ेगी, जिससे डिमांड बढ़ जाएगी। एक ग्राफ बना दो डिमांड के बढ़ने का, नॉर्मल गुड का दिखा दो, देखो नॉर्मल गुड का दिखा दो डिमांड बढ़ाने का। डबल शिफ्ट ना करो यार, डबल शिफ्ट में मना करता हूँ। एक एक केस दिखा दो डिमांड बढ़ाने का और दूसरे केस को थ्योरेटिकली बता दो, बोलो अगर इंफीरियर गुड है तो डिमांड कम हो जाएगी। सही है। अब जब डिमांड शिफ्ट होता है तो फिर प्राइस और क्वांटिटी किस पे डिपेंडेंट है? अब यहाँ पर डिमांड बढ़ रही है, तो यहाँ पर अब सप्लाई डिटरमिन करेगा कि प्राइस और क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है। पीछे सप्लाई कर्व शिफ्ट हो रहा था तो मैंने बोला पीडी पे डिपेंड करता है प्राइस और क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट आएगा। यहाँ पर डिमांड कर्व शिफ्ट हो रहा है तो अब पीएस यहाँ पर मुझे बताएगा प्राइस और क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट आ रहा है। यहाँ पर तुम पीएस मेंशन करो, बोलोगे अगर डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई इलास्टिक है तो हल्की सी प्राइस के बढ़ने पे क्वांटिटी बहुत ज्यादा से बढ़ गई। पर अगर सप्लाई इन इलास्टिक है तो फिर डिमांड वो मीट नहीं कर पाएंगे, प्राइस ज्यादा से बढ़ेगी, क्वांटिटी कम से बढ़ेगी। समझ आया? तो जब डिमांड शिफ्ट हो रहा है तो पीईएस का जिक्र करो, सही है। जब डिमांड कर्व शिफ्ट हो रहा है तो पीईएस का जिक्र करो। सप्लाई अगर स्टीपर होगा तो प्राइस में बड़ा चेंज आएगा, क्वांटिटी में छोटा चेंज आएगा,
सप्लाई अगर यहाँ पर आपका फ्लैटर होगा तो प्राइस में छोटा चेंज आएगा, क्वांटिटी में बड़ा चेंज आएगा। तो डिमांड के बढ़ने से इलास्टिक सप्लाई में पूरी डिमांड मीट हो जाएगी तो प्राइस में इतना चेंज नहीं आएगा, क्वांटिटी में बड़ा चेंज आएगा। और इन इलास्टिक सप्लाई में आप पूरी डिमांड को मीट नहीं कर पाओगे तो प्राइस में बड़ा चेंज आएगा, क्वांटिटी में छोटा चेंज आएगा। फिर आप इवेल्युएट, अगर आप दोनों एलिमेंट्स को डालते हो तो मैंने इवेल्युएशन दोनों तरीकों से डाली थी, सही है, मैंने इवेल्युएशन जो है वो दोनों तरीकों से डाली हुई है। तो इसको एक बार रीड कर लेते हैं। पहला जो दूसरा एलिमेंट था ना डिमांड वाला, वो देखो किस तरह लिखा हुआ है, the extent to which the change will be determined by whether the good is a normal or an inferior, because quantity will extend if it is normal and contract if it is inferior. In other words, it will depend on the value of yd. तो आपने पहले नॉर्मल इंफीरियर वाली बात बता दी, yd पे डिपेंड करता है, पॉजिटिव वैल्यू है तो नॉर्मल है, नेगेटिव वैल्यू है तो इंफीरियर है। फिर आपने बोला कि also the extent of the change will depend on the value of PES. If the supply is inelastic, change in equilibrium quantity will be by a smaller percentage than if the supply is elastic, where change in quantity supplied is by a greater percentage। सही है। तो बेसिकली एक जगह डिमांड पूरी मीट हो रही है, दूसरी जगह डिमांड पूरी मीट नहीं हो रही। क्लियर है ये चीज? सही है। कोई मसला? लंबी हो रही है इस सवाल में, मैं क्या करूँ, ये सवाल ही ऐसा है। ये वाला सवाल जरा रीड करो, पार्ट बी। एक मिनट, ये सवाल रीड करो। सही है। अच्छा, अब ये सवाल जरा पढ़ो। हाँ बेटा वही है ये। एक एक्सपेक्ट बताएंगे तो मार्क्स जा सकते हैं। Entrepreneurs are vital in an economy to achieve long run economic growth। कह रहा है कि entrepreneurs इंपॉर्टेंट होते हैं अगर एक इकोनॉमी को लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है, प्रोडक्टिव पोटेंशियल बढ़ाना है, पीपीसी को राइट पर शिफ्ट करना है, रियल जीडीपी बढ़ाना है। Assess whether encouraging entrepreneurship or increasing another of the factor of production will be a more effective way to achieve long run economic growth। अब समझना यहाँ पर आपको ये कि ये दो ऑप्शंस मुझे दे रहा है, कह रहा है कि या तो मैं entrepreneurs को encourage करूँ तो उनसे कैसे लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी, फायदे नुकसान, या तो मैं किसी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ा दूं, उसके क्या फायदे नुकसान है। जैसे आपने कैपिटल बढ़ा दिया तो कैपिटल को बढ़ाने से क्या फायदे नुकसान है इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ। तो पहले तो आप उसको ये बताओ कि अगर मैं एंटरप्रेन्योरशिप को एनकरेज करता हूं तो इससे लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे आ सकती है, फायदे बताओ। पहला फायदा कि भाई आपके जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज करते हैं दी अदर थ्री फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू प्रोड्यूस आउटपुट इन एन इकोनॉमी, जिसकी वजह से इकोनॉमी का आउटपुट बढ़ सकता है, प्रोडक्टिव पोटेंशियल बढ़ सकता है। दे आर द वन हु टेक रिस्क्स एंड इन रिटर्न रिसीव प्रॉफिट्स व्हिच इज द मोटिवेशन टू बी सक्सेसफुल एंड टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ। और ये लोग जॉब्स वगैरह भी क्रिएट करते हैं तो इससे इकोनॉमी में इनकम्स बढ़ती हैं। तो आपने वही जनरली उनको बताया कि ये बिजनेस करते हैं तो इससे इनकम बढ़ जाती है। फिर आप उसको ये भी बताओ कि एंटरप्रेन्योर जो हैं वो क्रिएटिव होते हैं, इनोवेटिव होते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि भाई वो फ्यूचर चीजों, फ्यूचर जो है वो एंटिसिपेट करें, जिसकी वजह से हो सकता है प्रोडक्टिव पोटेंशियल बढ़ जाए और लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाए। बिल्कुल इन्फेंट इंडस्ट्री वाली बात भी आप कर सकते हो, तो पीपीसी राइट पर शिफ्ट हो जाएगा। फिर आप ये भी कह सकते हो कि भाई आपकी मॉडर्न इकोनॉमी जो है वो बहुत ज्यादा डायनामिक है, एवर चेंजिंग है, बहुत क्विकली चीजें चेंज हो रही हैं, तो आपको सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स की बहुत जरूरत है एक इकोनॉमी को प्रॉपर्ली रन करने के लिए। तभी कहते हैं कि कैपिटलिज्म जो है वो ज्यादा बेहतर होता है, आपको जो है ना वो मार्केट की जरूरत है, मार्केट बेस्ड अप्रोच की जरूरत है, और एंटरप्रेन्योर ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए एक इकोनॉमी में अगर आपको एक इकोनॉमी को डेवलप। आप तभी देख लो कि प्लान्ड इकोनॉमी शुरू से एक बहुत ज्यादा खराब चीज थी, जैसे एक ही कंट्री रह गई है नॉर्थ कोरिया, उसके अलावा ऐसा कोई भी नहीं है जो कि पब्लिक सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट हो। तो आप उसको बेसिकली प्राइवेट सेक्टर के फायदे बता रहे हो, एंटरप्रेन्योर के फायदे बता रहे हो। अब आप ना उसको एंटरप्रेन्योरशिप के नुकसान बताओ। आप बोलो कि यार आप एंटरप्रेन्योर्स को एनकरेज तो कर रहे हो, लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ शायद आ जाए, कोई दो फायदे आपने बता दिया, आप बोलो नुकसान भी है। आप बोलो एंटरप्रेन्योर्स को एनकरेज करने की ट्रेनिंग उनको देनी पड़ेगी, सही है, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उनको एजुकेशन देनी पड़ेगी, इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। रेट ऑफ सक्सेस के ऊपर भी बहुत ज्यादा पॉइंट, हर एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल थोड़ी होता है, सही है। फिर सक्सेस उस पर भी डिपेंड करती है कि देखो एंटरप्रेन्योर जब नया नया बिजनेस शुरू करते हैं तो वो इन्फेंट इंडस्ट्री होती है, इन्फेंट इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है थ्रू सब्सिडीज या थ्रू ट्रेड डिस्ट्रिक्शंस वगैरह।
तो साथ में पैरेलल पॉलिसीज क्या चल रही है इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो आपकी कामयाब होगी कि नहीं होगी। एक और पॉइंट आप यहाँ पर ये लिख सकते हो कि हाई रिस्क कितना होता है कि एंटरप्रेन्योर जो है वो शॉर्ट रन गेन्स की तरफ जा रहे हो, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर सिर्फ प्रॉफिट की बात कर रहा होता है। सही है, तो वो ये थोड़ी देखेगा कि लॉन्ग रन में एक इकोनॉमी कहाँ पहुंच रही है, उसका लेना देना ही नहीं है। सही है, हो सकता है डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज भी हो जाए, क्योंकि शॉर्ट टर्म गेन के लिए हम लोग जो है वो सिर्फ अपना फायदा देखें और बाकी पूरी इकोनॉमी को इग्नोर करते हैं, रिसोर्सेज डिप्लीट हो जाएंगी, अनसस्टेनेबल ग्रोथ हो जाएगी। क्लियर। अब आप इसको कंपेयर करो विद इंक्रीजिंग वन अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल कैपिटल की एग्जांपल ले ली, मैंने कैपिटल को बढ़ा दिया, तो मैंने कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन के फायदे नुकसान बताने। अगर मैं एंटरप्रेन्योरशिप को एनकरेज नहीं कर रहा तो आई एम गोइंग टुवर्ड्स कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। मैं चाह रहा हूं कि मैं कैपिटल को बढ़ाऊं, तो कैपिटल के बढ़ाने के फायदे क्या हैं? जब आप वर्कर्स के हाथ में मशीन दे दोगे तो इकोनॉमी में लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, क्वालिटी ऑफ रिसोर्स बढ़ जाएगी, आउटपुट बढ़ेगा, वेस्टेज कम होगी, पीपीसी कैन शिफ्ट टू द राइट। सही है। फिर एक और फायदा यहाँ पर ये हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है वो यहाँ पर होगी। जाहिर सी बात है, आप कैपिटल एनकरेज कर रहे हो तो इससे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो सकती है, इससे भी लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ आती है, पीपीसी राइट पर शिफ्ट होता है। नुकसान क्या है? आप टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करोगे तो एनवायरमेंटल डैमेज होगा, इससे जो है वो आपकी बेसिकली नॉइस पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन होगा। आप बोलो टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट भी हो सकती है। इफ यू आर इंक्रीजिंग कैपिटल दिस मींस दैट यू आर फॉरगोइंग योर लेबर। आपका वर्कर अनएम्प्लॉयड हो जाएगा, इकोनॉमी में इनकम्स कम हो जाएंगी, सोशल अनरेस्ट हो जाएगा, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकती है, फिर उनको रिट्रेन करने के लिए अलग पॉलिसीज लगानी पड़ेंगी। तो एक मसले को हल करने के लिए दूसरे मसले खड़े हो जाएंगे यहाँ पे। लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ तो तुम कर रहे हो, पर तुम्हारी जो एक्चुअल ग्रोथ है वो तो गिरना शुरू हो जाएगी ना। तो ऐसी ग्रोथ का फायदा क्या? फिर प्रोलॉन्ग ग्रोथ होनी चाहिए, दोनों चीजें साथ बढ़नी चाहिए। ओवरऑल तुम इवैल्यूएशन ये करोगे कि विच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विल बी मोर इफेक्टिव फॉर लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ, विल बी एंटरप्रेन्योर्स। सही है। सही है। सही। तो एंटरप्रेन्योर्स आपके जो है वो ज्यादा क्यों? एज दिस इज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच विल टेक डिसीजन ऑफ इंक्रीजिंग अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देखो, एक एंटरप्रेन्योर ही डिसाइड करता है मेरे बिजनेस में बाकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से होंगे। तो आप एंटरप्रेन्योर को एनकरेज करो, वही अपने हिसाब से फिर करेंगे कौन से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाना है, कौन से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को नहीं बढ़ाना। सही है। सो डिपेंडेंसी विल बी ऑन एंटरप्रेन्योर हु मैनेजेस एंड कंबाइंस द अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इन द एंड अगर देखा जाए तो ओवरऑल डिपेंडेंसी एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर ही है। तो वी शुड गो फॉर एंटरप्रेन्योर्स, उनको एनकरेज करो, बाकी सारी चीजें खुद होना स्टार्ट होगी। फिर ये चीज मार्क्स कटते हैं ना बेटा, आपका ओपिनियन का तो सिर्फ एक मार्क है, अपने ओपिनियन को सपोर्ट करने के और मार्क्स होते हैं।